आज का हमारा टॉपिक है बायोरेमेडिएशन। बायोरेमेडिएशन वैसे तो बड़ा आसान टॉपिक है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी नहीं, मजाक के अलावा वाकई बहुत आसान टॉपिक है। लेकिन आपको पहले ये बताता चलूँ कि बैक्टीरिया दुनिया की वाहिद चीज़ है तो इंतहाई ढीठ किस्म की चीज़ है। हर टेम्परेचर में सर्वाइव करती, हर जगह सर्वाइव करती, गर्म सर्दी कोई जगह नहीं है। वॉल्केनो से लेकर ठंडी जगह हर जगह सर्वाइव कर जाता है। और इतना ही नहीं, वो तकरीबन हर चीज़ ही खा जाता है और बड़ी खुशी खा जाता है। और हर चीज़ खाने के बाद कहता है मज़ेदार। तो आप आते हैं मुद्दे पे। बायोरेमेडिएशन क्या होता है? बायोरेमेडिएशन बेसिकली लिविंग बायो रेमेडिएशन टॉक्सिक टू रिलेटिवली सेव चीज़ में कन्वर्ट करना जो नॉन टॉक्सिक है फॉर एनवायरनमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर यही काम प्लांट्स करेंगे तो उसको फाइटोरेमेडिएशन कहेंगे, और बैक्टीरिया फंगाई कहेंगे तो ऑब्वियसली उस हिसाब से। लेकिन इसके पहले ना बैकग्राउंड हिस्ट्री जाननी ज़रूरी है कि कैसे हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये सारा कुछ हुआ है, उसमें पोल्यूशन ज़्यादा हुई है तो पोल्यूटेंट्स भी ज़्यादा हो गए हैं। अब पोल्यूटेंट्स में पेट्रोलियम है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, ये हैवी मेटल्स है, पेस्टिसाइड है। अब हैवी मेटल है वो कैंसर कॉजिंग है, ठीक है, उससे स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, एक्यूमुलेट कर जाता है बॉडी में। पेट्रोल का भी मसले हैं, माइक्रो प्लास्टिक्स भी इकट्ठे हो जाते हैं, एरोमेटिक्स होते हैं पेट्रोल में, वो कैंसर कॉजिंग है। और सबसे ज़्यादा रिसर्च बैक्टीरिया पे हुई है। कंटेमिनेंट जितना भी डेंजरस क्यों ना हो इंसान के लिए, लेकिन बैक्टीरिया के लिए कोई मसले वाली बात नहीं है। माइक्रोब्स को इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि वो हीट रेजिस्टेंट होते हैं, हीट में सर्वाइव करते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बताया। और पेस्टिसाइड में ऑर्गेनोफॉस्फेट आते हैं और उसको एस्पेरजिलस साइटोमी जो है वो डिग्रेड कर सकता है। इतना मैं आपको बता दूं कि अगर हमने इन चीज़ों को डिग्रेड ना किया तो डिग्रेड ना करने से ये इन्वायरमेंट बहुत लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट करेंगे। परसिस्ट इतना करेंगे, कुछ चीज़ें थोड़ी देर करेंगी, कुछ ज़्यादा करेंगी। मतलब पेस्टिसाइड थोड़ी देर अर्सा करेंगे, लेकिन प्लास्टिक बहुत ढीठ है, वो बहुत अर्सा करेगा। और उसके पीछे आपको ये जानना ज़रूरी कि आखिर क्यों हुआ। पास्ट में शीशे की ऐसे बोतलें होती हैं जो जल्दी डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से मसला होता था, पैसा बर्बाद, प्लास्टिक से पैसे बचते हैं। अब आते हैं रिसर्च कैसे करते हैं इसके ऊपर, हाउ टू कंडक्ट रिसर्च ऑन बायोरेमेडिएशन। तो सबसे पहले आपने बाइसोलेट करना था बैक्टीरिया एक ऐसी जगह से जहाँ पे कंटेमिनेशन हुई हो, जैसे क्लोरपायरीफॉस की कंटेमिनेशन है। अगर आइसोलेट जो है सरवाइव कर गया ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड, तो इसका मतलब उसमें एबिलिटी है डिग्रेड करने की और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप उसकी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन होता है कि इफेक्ट ऑफ पीएच, टेम्परेचर, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो मीडिया में है उसको चेंज करने से उसकी ग्रोथ पे क्या इफेक्ट आता है। फिर आता है कि मीडिया क्या डिग्रेडेशन का। मीडिया जो है उसमें कार्बन सोर्स होता है, कार्बन सोर्स यूजुअली कार्बोहाइड्रेट होता है, नाइट्रोजन सोर्स प्रोटीन्स होता है, फॉस्फेट का डीएनए का सोर्स प्रोटीन होता है, फॉस्फेट होता है, मिनरल्स होते हैं। नॉर्मली मीडिया ऐसे होता है कि उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें फ़र्क ये होगा कि मीडिया में कार्बोहाइड्रेट की जगह उस कंटेमिनेंट को डाला जाएगा और शुगर्स नहीं डाली जाएंगी। बैक्टीरिया को बेसिकली फोर्स किया जाता है कि वो उस कंटेमिनेंट पे ग्रो करे इंस्टेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ताकि वो उसको डिग्रेड कर सके। अब आ जाते हैं बैक्टीरिया को प्रेफर क्यों किया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि वो इजीली अडेप्टेबल है, हर जगह फिक्स ही मारते हैं, फिट हो जाते हैं। जेनेटिकली उनको मॉडिफाई करना बहुत आसान है, ये हमने पढ़ा भी था पहले। इजी टू मैनिपुलेट है, उनको मैनिपुलेट करना जीनोम को बहुत आसान है, और उनकी ग्रोथ बड़ी जल्दी हो जाती है, रातों रात कॉलोनी आ जाती है। अब इसकी लिमिटेशन आ जाती है बायोरेमेडिएशन की। लिमिटेशन ये है कि हो सकता है वो अडेप्ट ना कर सके नेचुरल एनवायरनमेंट में, हो सकता है उनके कंपेटिटर हो बैक्टीरिया, उनके आपस में फटे छड्डे होते हैं बैक्टीरिया के, तो वही उससे छोड़ते नहीं हैं। और इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन की वजह से हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए और डैमेज हो जाए। और तीसरा ये कि कोई गारंटी नहीं है कि वो सेफ़ होगा, जो आपने नॉन टॉक्सिक चीज़ बन रही चीज़ हो सकता है कुछ ऐसा बन जाए जो और टॉक्सिक हो। अब की बात बैक्टीरिया कैसे डिग्रेड करता है, वो ऐसे डिग्रेड करता है कि जिससे वो नॉर्मली किसी नॉर्मल सबस्ट्रेट को डिग्रेड कर रहा होता है, जैसे लाइपेज लिपिड को करेगा, तो इस केस में चूँकि प्लास्टिक का बॉन्ड वही है तो प्लास्टिक को भी कर देगा। इसी तरह माइडेज लाइनोन को भी करता है। अब आ जाते हैं माइक्रोबियल कंसोर्शियम जो है वो अगर हो ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब कंसोर्शियम इकट्ठा काम करे। अब आ जाते हैं बायोपाइल। बायोपाइल में ये होता है कि जैसे ही आप देख रहे हैं मिट्टी है, वो मिट्टी में कंटेमिनेंट है, तो उसमें सिर्फ आपने पाइप डाल के हवा और न्यूट्रिएंट्स देने हैं, तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया मौजूद है वो खुद ही देख लें क्या करना है। हमें उससे टेम्परेचर मिलेगा, उससे ग्रोथ होगी और वो डिग्रेड कर सकेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल है, डीजल कंटेमिनेशन सॉइल को किया गया था अंटार्कटिक रीजन में। इस तरह जानते हैं ज़ीनोबायोटिक रिकैल्सिट्रेंट क्या होता है। बेसिकली ज़ीनोबायोटिक में हर वो चीज़ आती है जो अननेचुरल फॉर्म हो लेकिन इसको डिग्रेड किया जा सकता हो। दूसरी तरफ रिकैल्सिट्रेंट वो होते हैं जो पूतनी के डिग्रेड ही नहीं होते, जैसे प्लास्टिक वगैरह टीट होते हैं, एक नंबर के, जान ही छाड़ दे।
आ जाते हैं बायो ऑगमेंटेशन बायो स्टिमुलेशन पे। बायो ऑगमेंटेशन स्टिमुलेशन का फ़र्क ये है कि बायो ऑगमेंटेशन में एडिशन ऑफ माइक्रोब्स होता है जो डिग्रेड करते हैं, सिर्फ माइक्रोब्स ऐड किए जाते हैं। और स्टिमुलेशन में आपने न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रॉन, डोनर, एक्सेप्टर, ये चीज़ें ऐड करनी होती है। इससे इन्हांस होती ग्रोथ जो बैक्टीरिया लोकली अवेलेबल है सॉइल के अंदर। अब आ जाते हैं इन सीटू, जो उसी जगह पे होता है, क्लीनिंग अप पोल्यूटेड सब्सटेंस इन द प्लेस जहाँ पे वो मौजूद है। ठीक है, ये आप समझ इन सीटू होता है, उसको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता। एग्जांपल इसकी है बायोवेंटिंग, बायोस्पार्जिंग, फाइटोरेमेडिएशन, ये इसकी एग्जांपल है। बायोवेंटिंग, बायोस्पार्जिंग में सिर्फ एयर इंट्रोड्यूस की जाती है और ये सारा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। एक C2 बायो पाइल आता है उसमें, जो बता चुका हूँ। C2 में इसके अलावा विंडरोज़ आती हैं। विंडरोज़ में पीरियोडिक टर्निंग करनी होती है सॉइल की। और बायो रिएक्टर आता है जो वेसल होता है, वेसल के अंदर हम सारा कुछ डालते हैं, उसमें डिग्रेडेशन होती है। अब आ जाते हैं फाइटो रेमेडिएशन की तरफ। पहले होता है फाइटो स्टिमुलेशन। उसमें क्या होता है, प्लांट जो है स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इन सॉइल। प्लांट से कुछ एक्सुडेट्स ऐसे निकलते हैं जो माइक्रोब की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, उससे डिग्रेडेशन होती है। फिर होता है फाइटो स्टेबलाइजेशन। उससे क्या होता है, सॉल्युबल से स्टेबल यानी कि इनसॉल्युबल होता है, रिड्यूस कर देता है मोबिलिटी को ऑफ मेटल। फिर आता है फाइटो वोलेटिलाइजेशन। उससे क्या होता है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर देता है और हवा में निकल जाता है, रिलीज़ कर देता है इनटू एटमॉस्फेयर। फिर आता है फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन। फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म कर देता है टू नॉन टॉक्सिक फॉर्म बाय एंजाइम्स इन प्लांट्स। फिर आता है फाइटो एक्सट्रैक्शन। उसमें एक्यूमुलेट कर जाता है इन रूट्स और फिर उसको रिमूव कर दिया जाता है प्लांट को। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये है हिस्ट्री कीमोथेराप्यूटिक। मैंने कहा यार इससे ज़्यादा ना मुझसे लिखा नहीं जा रहा, तो भाई मैं सीधा ना फिर वीडियो ऐसी किताब से बना देता हूँ। भाई कहानी ये है कि जिस जगह पे मोल्ड की ग्रोथ हुई ना न्यूट्रिएंट प्लेट में, वो दूसरी वीडियो होगी, उसमें देख लेना यार। वहाँ जहाँ पे ग्रोथ हुई थी ना, वहाँ पे फंगस की ग्रोथ, तो जिधर फंगस की ग्रोथ अच्छा, थी उस जगह पे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं आई थी। मैं आपको कोई और फोटो है वो दिखा देता हूँ। तो ये हिस्ट्री हो गई। दूसरा ये सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी हो गया। सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी का ये देखो कि होस्ट को ना मार दे पकड़ के कहीं, जैसे फ़हीम ने कहा था। ठीक है, समझ गया। ये सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी की वो डेफिनेशन हो गई। अच्छा, मुझसे कोई ये ना पूछा है कि मैंने अपना किताब के करी है, ये मैंने पहली दफ़ा खोली है, मुझे खुद नहीं तो पता था कि इसमें ये भी लिखा हुआ है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। लिखा नहीं जा रहा, तो मैंने सोचा चलो देख लेते हैं, कहीं में लिखा हुआ उसको मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि क्या सीन होता है। अगर इतना करने के बाद भी आप लोगों के नंबर ना आए तो मैंने कोई वीडियो बनानी नहीं है। और सबसे पहले तो सारे सब्सक्राइब करो ना पहले वीडियो को। फिर थेराप्यूटिक डोज है, इफेक्टिव डिस्ट्रॉय करने वाली डोज। माइक्रोबायोसिडल इनहिबिट होता है, बायोस्टैट नहीं इनहिबिट बायोस्टैटिक और इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय माइक्रोबायोसाइडल। ये याद रखना बात। इनहिबिट को स्टैटिक, स्टैट रोक देना, स्टैटिक इंग्लिश का वर्ड है, उसका मतलब यही होता है स्टैटिक, रोक देना। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। इनहिबिट करना, उसमें वो भड़का देता है माइक्रोबायोसाइडल में। अच्छा, और क्या था इसमें, स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन अहम होती है। अफेक्टिंग मैनी टेक्सोनोमिक ग्रुप ब्रॉड होता है और फ्यू पैथोजन नैरो होता है। ठीक है, गल समझ आ गई है? समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? मतलब चंद एक 2-3 ग्रुप के मारेगा तो नैरो है, ज़्यादा तो ब्रॉड हो गया। अच्छा जी, और क्या है, बायोलॉजिकल वारफेयर कहाँ से आ गया। तो चलिए अब बात करते हैं सल्फोनामाइड की। सल्फोनामाइड का याद रखो कि यार ये मेटाबॉलिज्म को करता है टारगेट, इंटरफेयर करता है मेटाबॉलिज्म। सल्फोनामाइड का याद रखना, ठीक है। और ये क्या है, स्टैटिक है, ठीक हो गया, स्टैटिक हो गया। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव वो छोड़ दो, सॉरी ज़ाहिर है सबके करेगा तकरीबन। तो बेसिकली ये टारगेट करता है फोलिक एसिड की ग्रोथ को, सॉरी उसकी सिंथेसिस को टारगेट करता है। और उसकी मतलब फॉलिक एसिड ज़रूरी होता है न्यूक्लिक एसिड की ना सिंथेसिस में, तो ये फॉलिक एसिड की जो टारगेट करेगा। अच्छा, जो फॉलिक एसिड, ये मैकेनिज्म याद रखना ज़रूरी होता है, ये याद रखना। फॉलिक एसिड बनाने के लिए एंजाइम चाहिए होता है और पैरामीनो बेंजोइक एसिड याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ है, कोई पता नहीं, MCQ या कोई चीज़ ना हो। इसका केमिकल स्ट्रक्चर जो है सल्फोनामाइड से सिमिलर है, तो ये जाके उधर लग जाएगा और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो जाएगी, ब्लॉक कर देगा फोलिक एसिड सिंथेसिस और बैक्टीरिया ख़त्म, डाटा गुड बाय गया।
तो ये हो गया सल्फोनामाइड का मेन सीन जो ज़रूरी है जानना, ये मैकेनिज़्म याद रखना, ठीक है। फिर ये होते हैं फ्लोरोक्विनोनोल होते हैं, ठीक है, क्विनोनोल फ्लोरोक्विनोनोल, इनका काम है डीएनए सिंथेसिस को ब्लॉक करना। ये बहुत प्रेस्क्राइब होती है और यूटीआई में गोनोरिया क्लेमेडिया बड़ी पैड़ी बीमारियाँ यार ये दोनों। अच्छा ये हो गया। और पेनिसिलिन पे आ जाते हैं। फिर नेचुरल पेनिसिलिन होती हैं, उसके बारे में जानना कोई इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो रेजिस्टेंट है, वो इतना यूज़ नहीं होती है। अब सेमी सिंथेटिक ज़्यादा होती है। ये बीटा लैक्टोमेज का चक्कर याद रखना ज़रूरी है वैसे। नैरो स्पेक्ट्रम है नेचुरल पेनिसिलिन का, और ये दो होती है ना, सेमी सिंथेटिक थोड़ा चेंज किया हुआ है। और ड्रॉबैक ये है कि उसका रिएक्शन आ जाता है, साइड इफ़ेक्ट है नेचुरल का ना, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन, ये उसका ड्रॉबैक है। स्वेलिंग वगैरह होती है, एलर्जिक रिएक्शन। दूसरा है रेजिस्टेंस, बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बीटा लैक्टोमेज। जिन ऑर्गेनिज्म का बीटा लैक्टोमेज है ना, उन पे ये एंटीबायोटिक असर नहीं करती और इसलिए सेमी सिंथेटिक पे आ जाते हैं। सेमी सिंथेटिक में भाई उसके साथ कुछ चीज़ अटैच हुई, मुझे जेन से निकल गया, मैं पढ़ता हूँ यार, मैंने आप भूल गया थे की सी यार, कुछ चीज़ अटैच की थी। वेरियस ग्रुप अटैच टू न्यूक्लियस एंड क्रिएट न्यू पेनिसिलिन जो मोर रेजिस्टेंट है टू बीटा लैक्टोमेज। बीटा लैक्टोमेज बेसिकली एंजाइम है जो कुछ बैक्टीरिया में होता है, उसकी वजह से ना वो रेजिस्टेंट होता है, पेनिसिलिन देने का फ़ायदा नहीं होता फिर। तो इसलिए दो कैटेगरी है, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन और चीज़ है। अच्छा ये ज़्यादातर ग्राम पॉजिटिव पे हमने पढ़ा था। हाँ लेकिन एम्पिसिलिन ग्राम नेगेटिव भी आ रही, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ठीक है। आगे चलो, अब आ जाओ सेफालोस्पोरिन। अच्छा जी, सेफालोस्पोरिन अनदर ग्रुप इनहिबिट्स सेल वॉल सिंथेसिस। सेफालोस्पोरिन रिजेंबल इन पेनिसिलिन इन स्ट्रक्चर, मतलब उससे मिलता जुलता है सेफालोस्पोरिन। डिफरेंट है थोड़ी सी कॉम्पोजिशन, लेकिन मैच करता है ब्रॉटर बैक्टीरियल सिडल स्पेक्ट्रम अगेंस्ट गामा नेगेटिव एंड लॉन्गर लास्टिंग इन बॉडी, ज़्यादा देर बॉडी में रहेगा, फड़का के जाएगा सारे बैक्टीरिया। अच्छा केमिकल एनू छो, कार्बापेनम तो मैं सिलेबस में है भी नहीं। वैनकोमाइसिन तो रेजिस्टेंट को देते हैं, ये डायग्राम अलबत्ता देख लो यार, टेक यार सेल्फी स्टिक पर टिकाया हुआ अन्नी गया खलो जा। इनहिबिशन ऑफ ट्रांसलेशन मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म याद रख लो ना, जो ट्रांसलेशन आपने पढ़ा ही होगा मॉलिक्यूलर में शायद, एक रेप्लिकेशन होती है ट्रांसक्रिप्शन पे, ट्रांसलेशन प्रोटीन बनते हैं तो उसकी रोक देता है, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस रोक देगा, सेल वॉल की रोक देगा। इनहिबिशन ऑफ डीएनए प्रिकर्सर, मतलब जो डीएनए के एलिमेंट्स हैं ना उनकी फॉर्मेशन रोक देगा, और मेम्ब्रेन इंजरी, ये इनके मैकेनिज्म हो गए। अब क्या रह गया, अमीनोग्लिकोसाइड भी है। अमीनोग्लिकोसाइड, अच्छा ये इनकी अहम बात है, ये जी टारगेट करते हैं, बाइंड करते हैं, और यार की है बाइंड टू 30S एंड 50S लार्ज सब यूनिट, ठीक है। ये 30S को करते हैं अमीनोग्लिकोसाइड, और 43 में डिस्कवर हुआ था, बंदे का नाम याद करने लोड नहीं। डिस्कवरी सेंसेशनल थी क्योंकि यूजफुल इन टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का पता ही होगा यार, बीमारी होती है फेफड़ों की। स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, और यार कैमरा तो उधर किता ही नहीं, वो दंदा की आता है, टेट्रासाइक्लिन भी है। अच्छा जेंटामाइसिन को देख लो, मैं कैमरे में आ गया, स्क्रीन पॉज करके पढ़ना वो देख लेना। टेट्रासाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इनके कैरेक्टरिस्टिक थोड़े याद लो, पेपर में कुछ लिखना पड़ जाएगा। बैक्टीरियोस्टैटिक है, इनहिबिट ट्रांसलेशन। अच्छा TRN30S को करता है ब्लॉक, 30 वो भी 30S है, ये भी 30S है। टेट्रासाइक्लिन ओरली ली जा सकती है, और डिस्क्रिमिनू अच्छा इसका डिसएडवांटेज है, नॉर्मल माइक्रोबायोटा इंटेस्टाइन की ख़राब करता है। आपका ना अंदर माइक्रोबायोटा होता है जो नॉर्मली हर जगह, बैक्टीरिया में पहले ही बताया था हर जगह पूतनी के होते हैं, तो उसको ख़राब कर देता है। अच्छा आगे चलते हैं, मैं आगे वीडियो बनाई जा रहा था, वो पता चला वीडियो चल ही नहीं रही थी, हाईलाइट हो गया। क्लोरमफेनिकोल का ये स्क्रीनशॉट मार लेना भाई। ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक 50S को करता है, टाइफाइड में होता है, एक्यूमुलेट कर जाता है, सडन ब्रेकडाउन, कार्डियोवैस्कुलर ब्रेकडाउन, ग्रे सिंड्रोम। फिर मैक्रोलाइड होता है, वो लार्ज कार्बन अटैच होती है, न्यूल कार्बन बनाऊँ, ब्लॉक प्रोटीन बनाऊँ, 15S निमोनिया में देते हैं। फिर आता है
रिफम्पिन सेमी सिंथेटिक बैक्टीरियोस्टैटिक इंटरफेयर विद आरएनए सिंथेसिस ओ यार टीबी और लेप्रोसी में देते हैं। उधर मैम ने डाला हुआ था मिनिमम इनहिबिशन कॉन्सेंट्रेशन, तो ये बता दूँ लोवेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक दैट विल प्रिवेंट ग्रोथ, तो इसको कहते हैं मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन। ये टॉपिक भी था आई थिंक कि रेजिस्टेंस डेवलप कैसे होती है, म्यूटेशंस होती है। स्क्रीनशॉट मार लेना यार, मेरी स्टोरेज ख़त्म हो गई है, अब आगे बनानी मुश्किल हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र है, म्यूटेशन से ट्रांसफॉर्मर ट्रांसडक्शन, एंटीबायोटिक हाइड्रोलिसिस ये मैकेनिज्म होता है। एंटीबायोटिक मॉडिफिकेशन होती है, मेम्ब्रेन मॉडिफिकेशन होती है, टारगेट मॉडिफिकेशन होती है। ये बैक्टीरिया के डिफेंसिव मैकेनिज्म्स हैं।